नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग का एमसीक्यू टाइप पार्ट 7 देखेंगे। इससे पहले माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग का 6 पार्ट इसी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग ने अभी उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट तथा और भी जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के सब्जेक्ट हैं उनके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज का जो हमारा वीडियो है माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग पार्ट 7, इससे पहले 6 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। प्लीज़ आप उन सभी वीडियो को जरूर देखें। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एमआरई में यानी माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग में हम बेस हमारा जो आज का है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा, यानी कि सैटेलाइट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कोशिश हम यही करते हैं कि हर एक वीडियो में एक टॉपिक को लेकर चलें, लेकिन एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं साथ में, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, बेस जो हमारा रहेगा वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का रहेगा। 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 12-13 क्वेश्चन आपको सैटेलाइट से मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से मिल सके, नहीं कोशिश यही रहेगी सैटेलाइट से ही सारे क्वेश्चन कवर किए जाएँ। ठीक, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, ए टेलीविजन जिसको हम शॉर्ट में टीवी कहते हैं, ट्रांसमिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि एक टेलीविजन टीवी प्रसारण किस प्रकार से प्रसारण का एक उदाहरण है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया सिंप्लेक्स, दूसरा ऑप्शन दिया हाफ डुप्लेक्स, तीसरा ऑप्शन दिया फुल डुप्लेक्स और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो इससे पहले हम जब आपको वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ाए थे उसमें जो वायरलेस कम्युनिकेशन का एक टाइप बताया था उसमें दो टाइप का, एक सिंप्लेक्स होता है, एक डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जब वन वे कम्युनिकेशन होता है तो उसे सिंप्लेक्स बोला जाता है। और जो डुप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स के फिर दो पार्ट होते हैं, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि होता तो मतलब कि जो डुप्लेक्स होता है उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें एक वन टाइम में एक ही तरफ से मतलब वन टाइम वन साइड कम्युनिकेशन, यानी कि एक तरफ से एक समय में एक तरफ से ही कम्युनिकेशन होता है, जिसका सही एग्जाम्पल था हमारा वॉकी टॉकी। ठीक, वॉकी टॉकी जो था वो हाफ डुप्लेक्स एग्जाम्पल था। और फुल डुप्लेक्स जैसे हमारा टेलीफोन हो गया, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, या फिर जो इस समय प्रॉपर काम कर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, ये मैक्सिमम फुल डुप्लेक्स का काम करते हैं, यानी कि एक समय में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन जो हमारा टेलीविज़न आप देखते होंगे कि उधर का जितना सिग्नल है वो, यानी कि जो टेलीविज़न हम उसको रिसीव कर सकते हैं, टेलीविज़न के थ्रू हम कोई डाटा या फिर कोई कम्युनिकेशन, कोई भी अपनी नोटिस या फिर जो भी सूचनाएं हैं अपने पास वो हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन ही टेलीविज़न हमारा होगा। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स हो जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स, कि वन वे कम्युनिकेशन होगा, यानी कि जो उसका ब्रॉडकास्ट सिस्टम जहाँ पे है वो जो ट्रांसमिट कर रहा है हम उसको रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसमें ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो जो वो दे रहा है उससे हम लेना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर ए, सिंप्लेक्स सिस्टम। ठीक, तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्या दिया गया है, द मल्टीपल एक्सेस टेक्निक सुटेबल ओनली फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन, यानी कि निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं नीचे ऑप्शन इन दो चार में से डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त मल्टीपल एक्सेस तकनीकी क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया TDMA, दूसरा ऑप्शन दिया गया FDMA और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ TDMA एंड FDMA और चौथा ऑप्शन दिया है पैकेट एक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए होगा TDMA। TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। इससे पहले वाली वीडियो में जो हम वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन बता रहे थे उसमें आपको हम TDMA का फुल फॉर्म बताए हैं, तो आप बताइएगा TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है। आई होप पता होगा आप सभी को, क्योंकि कॉमन सेंस हो गया, मतलब कॉमन फुल फॉर्म हो गया, लगभग सबको पता होगा, लेकिन तब भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि TDMA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आंसर नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए होगा TDMA। TDMA क्या होता है, डिजिटल ट्रांसमिशन में प्रयुक्त की जाने में मल्टीपल एक्सेस तकनीकी होती है। TDMA इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, द फॉलोइंग कम्स अंडर द सर्विस ऑफ सैटेलाइट सिस्टम एंड निम्नलिखित में से उपग्रह प्रणालियों की सेवाओं के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन दिया गया है सिग्नल ट्रांसमिशन, दूसरा ऑप्शन दिया इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, तीसरा ऑप्शन दिया ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विस और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अदर मेंशन्ड ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन होगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सिस्टम। आपको पहले बताए थे आज का जो हमारा बेस पॉइंट होगा क्या होगा, सैटेलाइट्स होगा। तो जितने क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो कवर करेंगे वो सैटेलाइट से करेंगे, तो इस प्रकार से आप भी गेस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा ब्रॉडकास्टिंग एंड सैटेलाइट सिस्टम।
यानी कि जो हमारी उपग्रह होती है वो किस प्रणाली के हिसाब से काम करती हैं, किस प्रणाली पे चलती हैं, उनका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विस होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन यूज्ड इज, यानी कि उपग्रह संचार में उपयुक्त मॉड्यूलेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है AM मॉड्यूलेशन, दूसरा ऑप्शन दिया FM मॉड्यूलेशन, तीसरा ऑप्शन दिया PWM मॉड्यूलेशन और चौथा ऑप्शन दिया PAM मॉड्यूलेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा FM मॉड्यूलेशन। जो हमारा सेटेलाइट होती है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है, यानी FM इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर बी इज राइट आंसर FM मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आया है क्या, FM इज प्रिफर्ड फ्रॉम सेटेलाइट कम्युनिकेशन बिकॉज, यानी कि जो अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखे हैं कि जो इसमें FM जो मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है, कौन से मॉड्यूलेशन का, FM मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में यही पूछ रहा है कि FM मॉड्यूलेशन का उपयोग करने का कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लार्ज बैंडविड्थ एंड सर्विस नॉइस, दूसरा ऑप्शन दिया हाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन लो बैंडविड्थ, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि जो FM मॉड्यूलेशन आप यूज करते हैं, सही बात है, लेकिन यूज क्यों करते हैं, यानी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं FM मॉड्यूलेशन की। तो इसका कारण हो जाएगा आंसर नंबर ए लार्ज बैंडविड्थ एंड सर्विस नॉइस। क्या हो जाएगा, लार्ज बैंडविड्थ एंड सर्विस नॉइज, जो कि सेटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। FM मॉड्यूलेशन क्यों यूज किया, क्योंकि FM मॉड्यूलेशन में हमें लार्ज बैंडविड्थ और सर्विस नॉइज प्राप्त होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा इज राइट आंसर। ठीक, आई होप क्लियर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एज ऑनलाइन रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ मोस्ट लाइकली टू रिक्वायर्ड ए कनेक्शन दैट इज़, यानी कि ऑनलाइन रूप में रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन की आवश्यकता होने के लिए अधिक संभावना है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है टाइम शेयर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसी शेयर्ड, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, सिंप्लेक्स नहीं चाहिए, डुप्लेक्स, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हो चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है उस राइट आंसर। 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डुप्लेक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, ARQ स्टैंड्स फॉर, ARQ का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया एक्सेलरेटेड रेडिएशन फैकल्टी, दूसरा ऑप्शन दिया एम्पलीट्यूड रेशियो डिटेक्टर क्वांटिजिंग नॉइस और तीसरा ऑप्शन दिया ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट और चौथा ऑप्शन दिया है एरियल रेंज क्वार्टर्स क्रिस्टल। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो ARQ होगा उसका मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट होगा, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए सिंक्रोनियस सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ वंस इन, यानी कि एक तुल्यकालिक उपग्रह एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, कितने समय में करता है। देखो तुल्यकालिक पृथ्वी मतलब क्या होगा, यानी सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट स्पीड से, यानी उसकी स्पीड वेरी नहीं करती है, जिस स्पीड से चल रही है यानी 2 किलोमीटर के प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही तो 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसलिए दिया गया सिंक्रोनियस स्पीड, यानी सिंक्रोनस स्पीड से वो चल रहा है। ठीक, ये तो होगा सिंक्रोनियस का मतलब। सिंक्रोनियस क्यों दिया गया है। अब इसका ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है 24 आवर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 12 आवर, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 आवर, चौथा ऑप्शन दिया 1 आवर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा 24 आवर, यानी कि जो एक सिंक्रोनस स्पीड से चल रही जो उसकी स्पीड निर्धारित की गई है वो पृथ्वी का परिक्रमा लगाने में कितना समय लगेगा, 24 आवर समय लगेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा 24 आवर समय लगेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आंसर नंबर ए होगा 24 आवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, द वेलोसिटी ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इज नियरली, यानी कि भू स्थिर उपग्रह का वेग लगभग होता है, कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1255 यानी 1255 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा ऑप्शन दिया 6757 किलोमीटर प्रति आवर, तीसरा ऑप्शन दिया 9422 किलोमीटर प्रति आवर और चौथा ऑप्शन दिया 12644 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी होगा 9422 किलोमीटर प्रति आवर। जो भूस्थिर उपग्रह होता है उसकी जो वेग लगभग कितनी होती है 9422 किलोमीटर प्रति आवर। ये भी क्वेश्चन याद किया रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक,
आई होप 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 9 क्वेश्चन का पूरक ही है एक प्रकार से। क्या लिखा गया है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट आर लोकेटेड एट द हाइट ऑफ, यानी कि अभी हम जो बात किए थे जियो स्टेशनरी जो सेटेलाइट होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, तो 9422 किलोमीटर होती है। अब ये पूछ रहा है कि जियो स्टेशनरी मतलब क्या होता है, यानी कि लोकेटेड कहाँ होते हैं, कहाँ स्थिर होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। भूस्थिर उपग्रह की इस ऊंचाई कितनी पर स्थित होती है, यानी भूस्थिर उपग्रह जो होते हैं वो कितनी दूर तक भूस्थिर उपग्रह हम माने। इसके ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया 3600 किलोमीटर यानी 3600 किलोमीटर अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह से 3600 किलोमीटर ऊपर तक हम भूस्थिर यानी कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को लोकेट करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है 36,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस। तीसरा ऑप्शन दिया गया 3,60,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ स्पेस। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है 36 लाख किलोमीटर फ्रॉम अर्थ स्पेस यानी अर्थ सरफेस। और वो कितनी स्पीड से चलते हैं, वो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 9 में हम बता चुके हैं 9422 किलोमीटर। तो जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है 9422 किलोमीटर होती है। और कितनी ऊंची स्थिर होते हैं, वो होते हैं 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस यानी कि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी से स्थिर होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया हो क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है इंटेलसैट, यानी ये इसको इस तरह भी बोल सकते हैं INTELSAT, इंटेलसैट बोलो या फिर इसको अलग अलग करके भी बोल सकते हैं। क्या होगा इंटेलसैट स्टैंड फॉर। इंटेलसैट का अर्थ क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट। तीसरा ऑप्शन दिया है इंटर टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट। और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अदर मेंशन्ड ऑप्शन, यानी इनमें से नहीं कोई दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट। साथ में इसमें थोड़ा अधूरा आंसर है, आगे इसमें ये भी रहता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन, तो जो पूर्ण इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन है जिसका स्थापना कब हुई थी 1964 में की गई थी, 1964 में की। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंटरनेशनल जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसको संचालन करना है कि उस पर क्या क्या पब्लिश किया जाए, क्या क्या पब्लिश नहीं किया जाए, वो किसके अंतर्गत आता है इंटेलसेट के अंतर्गत आता है। इंटेलसेट उस पर निगरानी करता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाए, इसका मतलब होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं लिखा तो यहाँ तक भी सही है, अगर लिखा तो ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक, संगठन है एक प्रकार से, इंटरनेशनल संगठन है जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो होती है उस पर निगरानी करती है। ठीक, तो आंसर नंबर जो 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट। आई होप 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमारा द डाउन लिंक फ्रिक्वेंसी इन द सी बैंड ट्रांसपोंडर इज, यानी कि सी बैंड ट्रांसपोंडर में डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। पहले हम डाउनलिंक का अर्थ समझते हैं। डाउनलिंक का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा गया डाउनलिंक का मतलब क्या होता है, जब हम सेटेलाइट को किसी अच्छे या जो उपग्रह होता है उसको जो हम ऊपर अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं तो उपग्रह द्वारा जो माइक्रोवेव सिग्नल भेजे जाते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल भेजी जाती हैं पृथ्वी की ओर, तो सेटेलाइट द्वारा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पृथ्वी पर भेजी जाती है तो उस प्रक्रिया को डाउनलिंक प्रक्रिया कहा जाता है। यानी डाउनलिंक पृथ्वी से सेटेलाइट की ओर भेजा तो उसे अपलिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपलिंक। अपलिंक क्या होता है, पृथ्वी से सेटेलाइट की ओर जो माइक्रोवेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी जाती हैं, और जो डाउनलिंक जो होता है वो सेटेलाइट से पृथ्वी की ओर जो सिग्नल भेजी जाती हैं वो होता है डाउनलिंक। और एक अच्छे सेटेलाइट में वो दोनों प्रक्रिया होती हैं, अपलिंक और डाउनलिंक दोनों होती हैं। ठीक, इसके बिना कोई सेटेलाइट पूर्ण नहीं होगा या अधूरा ही रहेगा, क्योंकि जब तक सिग्नल भेजे नहीं जाएंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा, जब तक वो सिग्नल नहीं भेजेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होने वाला है। ठीक, तो जो राइट आंसर हो जाए मतलब कि अपलिंक और डाउनलिंक जो ये टर्म यूज़ किए जाते हैं इसका मतलब यही होता है कि सेटेलाइट से पृथ्वी की ओर जो हम माइक्रोवेव सिग्नल भेजते हैं और पृथ्वी जो सेटेलाइट की ओर माइक्रोवेव सिग्नल भेजे उसको अपलिंक तथा सेटेलाइट से पृथ्वी को जो भेजते हैं उसे डाउनलिंक कहा जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया गया है 12 हमारा, सी बैंड ट्रांसपोर्ट की डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो नीचे भेजता है, कौन सी बैंड ट्रांसपोंडर। तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए, पहला ऑप्शन दिया 6 गीगाहर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन दिया 4 गीगाहर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 14 गीगाहर्ट्ज, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 11 गीगाहर्ट्ज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा 4 गीगाहर्ट्ज। यानी जो क्या बोलते हैं सी बैंड ट्रांसपोंडर जो होता है वो कितनी फ्रीक्वेंसी नीचे की भेजता है, यानी अपने सेटेलाइट से नीचे पृथ्वी को कितनी फ्रीक्वेंसी भेजता है, 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो रिलीज करता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी होगा इज राइट आंसर। ठीक, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या दिया गया है, अपोजी मीन्स, अपोजी का मतलब क्या होता है। अगर अपोजी का मतलब समझा जाए तो क्या होगा, उपग्रह की कक्षा का वह बिंदु जिसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक हो। यानी कि जो उपग्रह हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, किस किस शेप में घूम रहे हैं, परवलयाकार के क्षेत्र में घूम रहे हैं, परवलयाकार चक्कर लगाते हैं। परवलयाकार आपको पता होगा कि अंडाकार होता है, यानी कि इसकी कांस्टेंट डिस्टेंस हमेशा नहीं, यहाँ पे कुछ अलग होगी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कुछ अलग हो गई। तो जो ये डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी उसे क्या कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है। और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसे क्या कहा जाता है, पेरिजी कहा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कवर किए हैं उसकी बात, मतलब क्या पेरिजी क्या होता है। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो पेरिजी होगी और ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो अपोजी होगी। ठीक, तो चलते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है द पॉइंट नियरेस्ट फ्रॉम अर्थ, इसी को कहा जाता है अपेजी। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, द पॉइंट फास्टेस्ट फ्रॉम अर्थ, यानी मैक्सिमम दूरी जो होती है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, द पॉइंट स्मॉलेस्ट फ्रॉम अर्थ। और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अदर मेंशन्ड ऑप्शन, यानी निम्न में से नहीं कोई दूसरा ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, द पॉइंट फारदेस्ट ऑफ फ्रॉम अर्थ, यानी कि पृथ्वी से जो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, आर्बिटल की यानी कि कक्ष का वह बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरी पर होगा उसे ही क्या कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आएगा कि अपोजी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, पेरिजी किसे कहते हैं, जो आपको इससे पहले समझा चुके हैं। पेरिजी क्या होता है, पेरिजी क्या होता है, उपग्रह की कक्षा का वह बिंदु जिसकी दूरी पृथ्वी के केंद्र से सबसे कम होती है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र, ये पृथ्वी के केंद्र हो गया और उपग्रह हमारा ये हो गया। ठीक, ऐसे परवलयाकार उपग्रह चक्कर लगाता रहता है। तो जो ये दूरी होगी, जब सबसे कम दूरी तुम्हें जो नज़र आ रही वो हो जाएगी क्या, पेरिजी हो जाएगी। ठीक, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, द पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ। दूसरा ऑप्शन दिया द पॉइंट लॉन्गेस्ट फ्रॉम अर्थ। तीसरा ऑप्शन दिया है द पॉइंट क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम अर्थ। और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अदर मेंशन्ड ऑप्शन, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, द पॉइंट क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ। यानी कि पेरिजी क्या होता है, पृथ्वी के नियरेस्ट जो ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है क्या, सैटेलाइट, उसे ही पेरिजी कहा जाता है। जो उसके बीच की नियरेस्ट दूरी जो होती है उसी को पेरिजी कहा जाता है, उस कंडीशन को पेरिजी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है द एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट सिस्टम इज, यानी कि उपग्रह प्रणाली का अनुप्रयोग क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन। दूसरा ऑप्शन दिया पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तीसरा ऑप्शन दिया वेदर फेस कास्टिंग। और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अदर मेंशन्ड ऑप्शन, यानी इनमें से कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, वेदर फेस कास्टिंग। सैटेलाइट का जो मुख्य कारण होता है वेदर को पहचानना तथा उसकी नोटिफिकेशन हम लोगों तक पहुँचाना होता है। वेदर फेस कास्टिंग, इसी के अनुमान पर हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं मानसून कब आएगा, कब आंधी तूफान भूकंप क्या आने वाला है, सब पता चल जाता है किससे, वेदर फेस कास्टिंग। यानी कि जो सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट को क्यों बैठाया जाता है, उसका जो मेन एप्लीकेशन होता है मौसम की जानकारी लेने के लिए, वेदर फेस कास्टिंग इज राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, वेदर फेस कास्टिंग। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा, वेदर फेस कास्टिंग इज राइट आंसर। ठीक, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लगभग सभी सब्जेक्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। और साथ में अगर आपको इस कंटेंट का PDF की आवश्यकता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे कंटेंट तथा PDF अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, गिवन लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।